ये फिजिक्स के आसान क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कि उतना भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये फिजिक्स का सेट 1 होगा, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन होगा और ये सेट 1 होगा। ऐसे ही अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज और भी सेट में आपको कराते रहूँगा क्वेश्चन। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ मैं इसे ज़ूम करता हूँ, आप लोग उसके बाद लगाइए क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इसे लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए लगाते हैं। आर्द्रता को किस उपकरण से मापी जाती है? वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है इसको किस उपकरण से मापी जाती है ये आपको बताना है। तो वायुमंडलीय देखिए कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत कम समय में, ठीक? तो सभी लोग लगाइए। तो इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। पायरोमीटर द्वारा आपको बहुत उच्च तापमान मापा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक ना? जिस तापमान से आपको रेडिएशन होने लगता है, ठीक? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या होता है? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा में एरिया। एरिया होता है, यानी कि बल का न्यूटन हो जाता है और आपको एरिया का क्या हो जाता है? आपको मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, इसे ही हम लोग क्या लिख लेते हैं? न्यूटन आपको प्रति आपको मीटर स्क्वायर, ठीक? तो यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि जिसे हम लोग पास्कल बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ए। न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक है? बल का है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु है उसके केंद्र जो है इसके घनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? यहाँ पर हो गया अपना परमाणु। डाल्टन ने परमाणु की सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड ने खोज किया था। परमाणु के नाभिक का परास और आपको परमाणु का, तो परमाणु जो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है और इसका जो आकार और उसके नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ पर एक परमाणु के केंद्र में घनावेशित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, आपको नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये पूछता है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और प्रोटॉन क्या होता है? घनावेशित होता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था और जेम्स चैडविक ने आपको देखोगे न्यूट्रॉन को खोज किया था, चैडविक ने, ठीक? ऐसे कर कर आपको पता होना चाहिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सही कथन को चूज करना है। सही कथन इसमें से कौन होगा? लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से कम होता है। एक बात समझ लो, सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? लाल प्रकाश का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो कभी भी लाल का किसी से कम नहीं हो सकता, ठीक? यानी लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। यही स्टेटमेंट दूसरे में आपको सही मिल गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। लाल प्रकाश का तरंगधर सबसे अधिक होता है, बैंगनी का कम होता है। सबसे अधिक परिकिरणन लाल प्रकाश का होता है और बैंगनी का सब नहीं, सबसे अधिक परिकिरणन पूछे किस प्रकाश का होता है? तो सबसे अधिक परिकिरणन बैंगनी प्रकाश का होता है और सबसे कम तरंगधर किसका होता है? बैंगनी प्रकाश का। वही सबसे ज्यादा तरंगधर किसका होता है? लाल प्रकाश का। और सबसे कम परिकिरणन किसका होता है? आपको लाल प्रकाश का। तो परिकिरणन और तरंगधर एक दूसरे के इन्वर्सनल है, ठीक ना? इसके 4 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? इसमें से बताना है अदिश, यानी कि ये बोल रहा है कि आपको स्केलर क्वांटिटी है, आपको अदिश राशि है जिसमें सिर्फ आपको मात्रा की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो भैया दाब हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? आपको दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। दाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। बाकी त्वरण, वेग, बल ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। जिसमें सदिश राशि में आपको क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसी राशि का मात्रक नहीं है, ठीक? तो प्रतिबल का होता है मात्रक, बल का होता है, दाब का होता है, लेकिन विकृति का नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है? 2G, 4G, 5G, 6G, ये जो भी जी आता है ये एक जनरेशन को इंगित करता है, यानी कि 2G यानी कि 2G जनरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। अभी 5G जनरेशन का मामला चल रहा है ना, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? या दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कर्मेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्मेटोग्राफी तकनीक का पहले आपको कर्मेटोग्राफी तकनीक का रंग को अलग करने के लिए किया जाता था।
लेकिन अब देखोगे क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है अलग अलग, आपको देखोगे मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ का संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का यानी कि P बराबर हो जाता है एम भी, और इसको रेशियो में वेग से भाग दे रहा है, यानी अनुपात मतलब क्या होता है, भाग तो भी कर दो, भी से भी कट जाएगा यानी कि एम, यानी द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। द्रव्यमान प्राप्त होता है 7 बेसिक यूनिट में द्रव्यमान भी है, आपको पता होना चाहिए। 7 भौतिक जो राशि है आपको बेसिक, उसमें द्रव्यमान भी है, ठीक। और द्रव्यमान हर जगह समान होता है, द्रव्यमान हर जगह समान होता है, कहीं भी ले जाओ। भार में बदलाव होता है क्योंकि जी में बदलाव होता है, यानी गुरुत्व में बदलाव। ये हो जाता है, द्रव्यमान जो होता है हर जगह समान होता है। और कहा गया है कि इसी को ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर के फॉर्मूला दिया था। सापेक्षता के सिद्धांत कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक माइक्रोन बराबर होते हैं, एक माइक्रोन बराबर होते हैं कितने के बराबर होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो मिमी में पूछ रहा है। एक माइक्रोन कितने मिमी के बराबर होते हैं, तो ये होता है 1/1000 मिमी के बराबर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो एक माइक्रोन कितने बराबर हो जाएगा आपको, 1/1000 mm। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसमें बताना है कि दिस इज नॉट अ क्या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसमें नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं होगा, विस्थापन होगा वेक्टर, वेग भी वेक्टर होता है, बल भी होता है, ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा हो जाता है, कार्य, ये सब जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऊर्जा आपको वेक्टर नहीं होगा। ऊर्जा के मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, बल का क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। विस्थापन यानी कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसे विस्थापन कहा जाता है। जैसे कि हम अगर बात करें विस्थापन, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका मात्रक हो जाता है मीटर, ठीक। क्या आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, डी हो जाएगा, डी। मतलब ऊर्जा जो होता है ये आपको क्या होता है, अदिश राशि होता है, न कि सदिश राशि। क्वेश्चन 13, लोलक की कलावधि टाइम पीरियड डिपेंड करती है। लोलक की जो कलावधि होती है यानी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाई जी। तो ये फॉर्मूला के आपको उपयोग कर कर कहीं भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते, बढ़ेगा कि घटेगा। एल ये क्या होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी कि समानुपाती है। आपको अगर टी बढ़ेगा तो जरूर एल भी बढ़ेगा, ठीक। यानी कि आपको लंबाई पर डिपेंड करेगा और जहां पर स्थिति, यानी कि जहां पर उसे रखा गया है, पेंडुलम अगर है तो उसको कहां रखा गया है, यानी जगह पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो लोलक की कालावधि टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, गलत बात है, नहीं करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, एकदम सही बात है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोमीटर दूरी, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, झींगा मंगरी क्वेश्चन। 1 किलोमीटर बराबर होता है आपको 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। वहीं आपको पूछे कि आपसे यही पूछे एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है लगभग आपको 1.885 मीटर हो जाता है, मतलब किलोमीटर हो जाता है, किलोमीटर यानी कि 1800 से अधिक मीटर जो होता है वो आपको एक नॉटिकल मील होता है, जो समुद्री मील। और वही 1 मील अगर हम बात करें ऐसे आपको आम जो हम लोग पैदल चलते हैं, वो हो जाता है 1/6, यानी कि लगभग 1600 मीटर को आपको 1 मील कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज के आविष्कार दो भाइयों द्वारा किया गया था सदी की शुरुआत में, जिसे कहा जाता है राइट्स ब्रदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, राइट्स ब्रदर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, रडार का आविष्कार कौन है, रडार, रडार जो होता है आसमान में उड़ते हुए वस्तु की स्थिति पता लगा सकता है, और रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा, रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक जो किरणें होती है वो किस प्रकार की किरणें होती है, तो कॉस्मिक किरणें होती है यूनिवर्स में, वो किस प्रकार की किरणें होती है, वो घनावेशित किरणें होती है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 18, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल देखोगे काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था जब इसकी आपको खोज किया गया था। तो गॉड पार्टिकल है, इसमें किसे कहा जाता है, गॉड पार्टिकल किसको कहा गया, तो हिग्स बोसान पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। आवाज आ रहा है जी, सही तरीके से सब आवाज तो आ ही रहा होगा, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक ठोस है कोई और इसको सीधे गैस में परिवर्तन कर रहा है। देखो ये ठोस है, ये ठोस है, इसको सीधे गैस में यानी कि लिक्विड वाला प्रक्रिया खत्म हो जा रहा है। इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है और इसे कपूर हुआ, नेफेथिलीन हुआ, अमोनिया हुआ, ठोस CO2 हुआ, ये सब चीज होती है। ये आपको इसका उदाहरण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक। और वही आपसे ये पूछे कि सीधे गैस से बिना द्रव में बदले हुए ठोस होना, ये क्या कहलाता है? तो निक्षेपण कहलाता है, जो कि तुम्हारे दरोगा के क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन 20 देख लो। 37 डिग्री सेल्सियस पर मान फahrenheit में क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। फahrenheit में पूछे कि 37 डिग्री सेल्सियस कितना फahrenheit का होता है, तो 98.6 फahrenheit का होता है। ये सब होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है वो वही ना होता है, 98.6 फahrenheit बोलो या 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 310 केल्विन बोल दो। चलो क्वेश्चन देखते हैं 21। बल गुणनफल होता है, बल जो होता है फोर्स इज मल्टीपल ऑफ एक्सीलरेशन एंड मास, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आपको बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक ना? तो द्रव्यमान यानी F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इसका मात्रक जो होता है न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन ऐसा यूनिट है, और न्यूटन एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये सीजीएस यूनिट है, डाइन। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 22 देखते हैं। आवृत्ति का माप किया जाता है, आवृत्ति जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है ये बताना है। आवृत्ति किसमें मापा जाता है बताओ? तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति किसकी इकाई? विद्युत शक्ति का इकाई है ये पूछ रहा है, तो ये वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है, और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। वोल्ट किसका होता है? प्रतिरोध। आगे चलते हैं। वोल्ट किसका होता है बताओ? है विभव का वोल्ट होता है ना, विभव का वोल्ट होता है, ये याद रखना। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। 24 देख लो। 24। निम्न में तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ये बताना है इसमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलो बताओ, ऑप्शन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बार बार कराया हुआ क्वेश्चन है। चलो सभी लोग आंसर लगाओ इसका। चलो बताओ। हाँ, चलो लगाओ इसका। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बहुत अच्छा। तो हाइड्रोजन में क्या होते हैं? एक आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं, नहीं, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, टाइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे देखते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपको सी हो जाएगा। इसमें सिर्फ प्रोटॉन और आपको इलेक्ट्रॉन होता है, किसका? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है और सबसे हल्का भी है। 24 के आंसर आपका सी। इसका 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज जो यूनिट है किसका यूनिट है? आवृत्ति का। ऊपर ही क्वेश्चन मैंने कराया। फ्रीक्वेंसी का। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ड्स क्रिस्टल होती है, जो घड़ी में प्रयोग होती है कार्ड क्रिस्टल, इसका किसका होता है? तो इसका होता है आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। SiO2 का होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं घड़ी में आपको कार्ड्स क्रिस्टल के रूप में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है यह भी बताना है। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यानी किसका इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? आपका तरंगधार का। सबसे ज्यादा तरंगधार लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का, और वही सबसे ज्यादा आवृत्ति पूछे तो तरंगधार से आवृत्ति डायरेक्टली आपको क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सनल होता है। यानी जिसका तरंगधार ज्यादा होगा उसका अपने आप ही आवृत्ति कम हो जाएगा, जिसका तरंगधार कम होगा उसका अपने आप ही आवृत्ति ज्यादा हो जाता है। इसे भी याद रखिएगा, लाल रंग का आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बैगनी का ज्यादा हो जाएगा। ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते भैया क्वेश्चन नंबर 28। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण मतलब कि जो सूरज द्वारा विकिरित होती है वो सौर विकिरण कहा जाता है। सर टुन्नू झुनझुना का नाम कभी नहीं लेते हैं। टुन्नू झुनझुना, ये कौन नाम है रे? हाँ, चलो
ये सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ये 4000 से लेके आपको माफ करना 400 से लेके 700 में, लेकिन असल में ये होता है 3800 से लेके 7800 तक होता है, ये आपको दिखाई देता है, यानी लगभग 400 इसके एमएम में अगर एनएम में देता है तो एनएम दिया हुआ है, इसमें इसका परास हो जाता है। ठीक, तो एवरेज में देता है, एवरेज में दिया है इसे। एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 30 देख लो। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में आपको जो टरबाइन होता है या डायनेमो होता है, ये इससे हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। टरबाइन क्या करता है? जो पानी ऊपर से गिरता है उसको, उसकी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है आपको विद्युत ऊर्जा में। वही पूछ रहा है कि टरबाइन और डायनेमो का कार्य क्या होता है? टरबाइन एंड डायनेमो देखोगे, इसका कार्य जो होता है ये क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है आपको इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 31। विद्युत शक्ति का इकाई कितना है? ये देखो भैया फिर रिपीट कर गया। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वाट है। ये हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होते हैं। एक समान शुष्क सेल, शुष्क सेल कौन होता है? प्राथमिक सेल, जैसे टॉर्चवा वाला जो सेल होता है उसे शुष्क सेल कहा जाता है। और इसमें जो समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? ये होते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है विद्युत। कैथोड और एनोड पूछता है। कैथोड कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है और एनोड जस्ता का बना होता है। इसे भी याद रखिए, पूछे क्वेश्चन तो। 33। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो वायु में जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग कभी भी पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं शो करती है। वो कौन करता है? अनुप्रस्थ तरंग करता है। और आप जानते हो ध्रुवीकरण इसमें नहीं होता है, ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं होता है, जिसके कारण ध्वनि क्या है? अनुधारित तरंग है। और ये आपको वायु में पूछ रहा है ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुधारित तरंग होती है। इसको गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सबसे अधिक ये ठोस में चलती है, फिर आपको द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। निर्वात में इसका गमन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण का नाम बताना है। तो ये होता अमीटर, अम्पियर मीटर कहा जाता है। अमीटर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा मापता है। डायनेमो देख लेते हैं। डायनेमो जो करता है क्या करता है? डायनेमो तुम लोग देखो, डायनेमो का नाम सुने होंगे। और एक आपको विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बट डायनेमो क्या करता है? घूमता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लो 36। विभवांतर निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विभवांतर यानी विभवों में जो अंतर होता है या विभव भी जो मापी जाती है, यानी विभवांतर वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वोल्ट मीटर। बताइए विभवांतर किसके द्वारा मापी जाती है? लगाओ क्वेश्चन। एक दिल है, एक दिल है कि मानता नहीं। बताओ किसके द्वारा मापी जाती है? बहुत अच्छा। हमें अरे विभवांतर बबुआ पूछ रहा है, वोल्ट मीटर द्वारा मापी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। श्वेत प्रकाश की नली में प्राप्त कैसे किया जाता है? जब श्वेत प्रकाश होता है इसको नली में कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो श्वेत प्रकाश को नली में प्राप्त करने के लिए नली में जो स्थित तंतु होती है उसको गर्म किया जाता है, तो श्वेत प्रकाश निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तंतु को गर्म करने पर बी हो जाएगा। क्या हुआ? 32 को देखिए। क्या देखिए 32 को? बाबू, सर जी लुसेंट क्लास कब से स्टार्ट होगा? कल लुसेंट क्लास के बारे में मैं बताऊंगा। 32 देख रहा है करने के लिए लड़का बोल रहा है 32 को देखिए। क्या इसमें देखना है बताओ? विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या देखे बताओ? अरे मोरे बबुआ का दिखावल चाहत तू आए? अरे जा हो लखन। आओ देखा, अब बोल भी रहल बा, खिसिया भी रहल है कि एकदम लाल लाल मुंह भी बेचले है
कि देखिए सर जी 32 को, ऐसा लग रहा है पूरा कॉन्फिडेंस में गलती मारने का पूरा सोच लिया है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मारिए देंगे, आज जो भी होगा देखा जाएगा। प्रकाश में 7 रंगे होती है, रंगों को अलग करने की तरीका क्या है? तो प्रकाश में 7 रंगे होती है। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अवयव भागों में यानी अलग अलग अपने जो रंगों के भागों में विभक्त हो जाता है 7 रंगों में, यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ए। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाम तो लिख ले बड़ा बाबू। नुनुआ, नुनुआ सबसे बढ़िया नाम है, लिख लो। बाबू हटा दो। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र के लिए मिला था? आइंस्टीन ने आपको खोज किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रकाश, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि ये जो सोलर प्लेट होता है उस पर जो प्रकाश पड़ता है और उसके बाद आपको विद्युत एनर्जी में बदल जाता है, वो क्या हुआ? आइंस्टीन द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था, जिसके चलते 1921 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत मोटर में क्या होता है? देखो विद्युत मोटर वाला भी क्वेश्चन है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? एक अगर चुंबकीय सुई को छोड़ दिया स्वतंत्र रूप से तो वो उत्तरी और दक्षिणी दिशा में संकेत करेगी, लेकिन चुंबकीय सुई संकेत किधर करेगी? आपको छोड़ोगे तो कंपास में या उत्तर दिशा में संकेत करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार होती है। इसका गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका पृष्ठीय तनाव होता है, पृष्ठीय तनाव, और इसमें जो सहसंजक बल लगता है, सहसंजक बल कारण क्या होता है कि अपना ही द्रव के जो अणु होती है ये आपको कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, और ये जो पृष्ठीय तनाव उससे निकल कर आता है और वर्षा की बूंद जो होती है गोली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, आकाश नीला लगता है क्योंकि एक गाना आया था, नीली नीली अखिया से कैलू तू जादू। आए, गाना आया था ना एगो, नीली नीली अखिया से। कंबल भी निकालना पड़ा। चलो, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये कैसे दिखाई देता है? क्योंकि आकाश में देखोगे यानी हमारी वायुमंडल में छोटे छोटे कण है जिस पर प्रकाश पड़ता है और वो अपने भागों में डिवाइड हो जाता है वायु, और उसका परिकीर्णन होता है, यानी सूर्य से प्रकाश नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होती है। नीला रंग क्षेत्र को अधिक सुग्राही है, वायुमंडल दीर्घ तरंग की लघु तरंग नहीं। इसके आंसर बी हो जाएगा। और इसमें नीला का क्या हो जाता है? आपको देखोगे ज्यादा दिखाई देने लगता है, प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का क्या लक्षण होता है ये बताना है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है ये लगाइए, ये तुम लोग का होमवर्क मैं दे देता हूं। चलो, बार बार क्वेश्चन मैं कराया हूं तुम लोगों को, ये तुम लोगों का होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में एकदम भर देना है, जिसको आएगा जो भी ऊन बुन, कल मैं इसके आंसर बता दूंगा। सर जी आप सिंगर बनिए अब। अरे सिंगर बनेगा ही तो बचिया तू कह तू। आए, सबसे पहले तोहार बियाह में हमार ठिका जाए नाचे वाला, सबसे पहले तोहार बियाह हुई तो ओने ले आई टिका सिंगर आवत के भाई अमित तिवारी सिंगर आवत गाना गई हन, चमेलिया चल गई। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। इसमें किया जाता है यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब जो होता है ये इसका आपको यूरेनियम को देखो उपयोग कर 6 अगस्त, तुम लोग को डेट याद ही होगा, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को आ, लिटिल बॉय आपको नामक, आपको देखोगे लिटिल बॉय नामक आपको परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और फिर वहीं आपको देखोगे 9 अगस्त को, 9 अगस्त को क्या किया गया था? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका द्वारा पहले हिरोशिमा पर गिराया गया, फिर बाद में नागासाकी पर फाइटमैन नामक बम गिराया गया जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। इसके आंसर क्या होगा? यूरेनियम विखंडित कराकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 46, पानी का घनत्व अधिक होता है, यूरेनियम सबसे अधिक कहां होता है? कजाकिस्तान में होता है, उसके बाद कनाडा में। और यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसका क्या किया जाता है? इनरिचमेंट किया जाता है और यूरेनियम 235 बनाकर उसका उपयोग किया जाता है बम में भी और आपको ईंधन के रूप में भी, मतलब कि परमाणु भट्टी में। 46 देख लो, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है? इसमें न्यूनतम होता है, यानी कि नीचे की तरफ मैंने न्यूनतम दिखा दिया। आगे चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, अगर कोई कमरा गर्म है तो उसमें क्या किया जाए? संपीड़ित, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस छोड़ने पर, यानी संपीड़ित गैस जो छोड़ोगे उसके कारण क्या हो जाता है? कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भी क्वेश्चन आगे देखो 48,
ठंडक है, अभी ठंडा के दिन है, तो अभी ठंडा के दिन जो होता है, ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। पहले क्या करते थे हम लोग, जब थे, जब जाड़ा के दिन आता था, जब बचपन में हम लोग थे, तो क्या करते थे, बाहर खूब खेल कर आते थे। आज सब घर में बैठल था, एकदम रजाई में गोड़ लगैले रहता था, ओकर में ठंडा गोड़ हाथ धोकर ऐसे ही मुंह धोकर आकर ऐसे ही ठंडा गोड़ हाथ लगा देते थे, एकदम मतलब सब हड़क जाता था, इतना भी जो ठंडा लगता था, ठीक ना। तो वो कभी कभी क्या करते थे, हमारे भैया जी थे ना, वो हमेशा पानी, मतलब पानी से क्या करते थे, हाथ धोते थे, खाना उना खाकर अलाकर सीधे गर्दन में हमने के डाल देते थे हाथ, एकदम एकदम हम लोग दमदमा जाते थे, ठीक ना, एकदम सूतले में जग जाते थे। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका क्या होता है भाई, ठंडा दिखाई ज्यादा होगा, लोहे का गुटका ज्यादा। गुटका खाए वाला गुटका की बात नहीं किया जा रहा है कि लोहा का गुटका खा जाओगे तो ये टूट जाएगा, ठीक ना। गुटका मतलब कि इसका पार्ट बोल रहा है, छोटे को जो टूटा हुआ भाग जो होता है उसे गुटका कहा जाता है, ठीक ना। लोहे के गुटका और लकड़ी के गुटका में लोहा ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लोहा सुचालक होता है ना, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक, बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर देखो 49। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार पदार्थ बनी होती है। जो सुरक्षा फ्यूज होता है, यानी फ्यूज किस तार का बना होता है ये बताना है नुनुआ। चलो, तो सुरक्षा फ्यूज जो होता है वो बना होता है तुम्हारा टीन और आपको किसका, शीशा का बना होता है, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, डी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुरक्षा फ्यूज की अचानक अगर बिजली बढ़ जाता है तो ये रोक ले। जानते हो, एगो लड़का ऐसे ही बोल रहा था, हम सच्ची बता रहे तुम लोगों को, हम इसीलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में शुरू में ले लेते हैं। एगो लड़का ऐसे ही बोल रहा था कि सर जी हमारा नाम नहीं लेते, हमारा नाम नहीं लेते, एक दिन का नाम ले लिए, शाम को निपट गया, समझ लो, इसलिए हम नाम किसी का नहीं लेते। नाम ओकर लिख लिए, सूरज नाम था, ओकर नाम लिख, मतलब बार बोल रहा था कि सर जी हमारा नाम नहीं लेते, सूरज नाम था, सूरज नाम, भाई एक बार नाम ले सूरज, और वो मतलब दोपहर में क्लास लिए थे, शाम को निपट गया। तो बड़ा डर लगता है कि मान लो कि किसी का नाम ले लेंगे और निकल गया यहीं से जाड़े के दिन में, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। इसीलिए जल्दी हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तुम लोग जबरदस्ती नाम लीजिए, सर जी नाम लीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा भैया, देख लो, जुबान काला है, एक बार निकलेगा एकदम निकल जाओगे ऊपर की तरफ, ठीक, बिना टिकट के। चलो आगे चलते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त की दूरी को क्या कहा जाता है, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग होगा, उत्तरोत्तर गर्त होगा, उनके बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। यानी क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ के हिंदी तरंगधर होता है ना। देख लो, ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, तरंगधर, यहाँ देख लो, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 51। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश विकृत होता है वो दो प्रकार के, एक तो तरंग के मामले में होता है, एक तो पार्टिकल यानी कि कण के मामले में होता है। यानी कि ये फोटोन के रूप में भी आता है, तरंग के रूप में, यानी कि तरंग और पार्टिकल दोनों के रूप में होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा यह बताना है। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलिएगा तो कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं आप इसको, रेफ्रिजरेटर तापमान ठंडा नहीं, अत्यंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाता है कमरा, क्या होता है, जैसे ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलिएगा आपको थोड़ी देर बाद आपका कमरा गर्म होने लगेगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 53। छोटे वर्ड को पढ़ने के लिए काम आने वाला लेंस कौन सा है। यानी कि छोटे जो वर्ड होते हैं, यानी छोटका छोटका जो वर्ड होता है, छोटका शब्द होता है, तो देखोगे कभी कभी ऐसे लगा के तुम डॉक्टर देखता है तो कौन सा लेंस में काम आएगा, छोटा छोटा वर्ड लिखल रहता है, बड़का दिखाई देता है उस सबको, ठीक ना, क्यों करके बड़का बड़का दिखाई देता है। इसमें उत्पल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54। अवर्धक लेंस इसे कहा जाता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है, महासागर में जो ऊंची जल तरंग आती है ये किससे आती है, चलो बताओ। महासागर में जो ऊंची जल तरंग आती है ये किससे आती है, यानी कि जो जवार भाटा आता है, obvious सी बात है, जवार भाटा जो आते हैं महासागर में, ये कैसे आते हैं। बिहार विधान परिषद, अभी कोई डेट ना आया है बाबू, नहीं नहीं नहीं, परिषद वाला डेट आ चुका है, आई थिंक परिषद वाला डेट आ चुका है। एक लड़की फोन भी की थी, उसको एग्जाम पटना में दिया हुआ है। डेट देख लेना, विधान परिषद का डेट आ चुका है, एक बार चेक कर लेना। तो मुझे लगता है डेट आ चुका है विधान परिषद का, जो सुरक्षा गार्ड वाला है। महासागर में ऊंची जल तरंगे आती है ये किसके, भाई महासागर में जो ऊंची सबसे जल तरंगे आती है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे ज्यादा आता है, यानी चंद्रमा, वैसे सूरज और चंद्रमा दोनों लगाता है तो इसके कारण
जो आता है, लेकिन ये आप देखोगे चंद्रमा सबसे ज्यादा लगाता है बल, ठीक ना, इसके क्योंकि सब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, इसके कारण आपको आता है। वैसे देखा जाए कि अगर महासागर में ये पूछे कि जो सुनामी आती है या जो सुनामी आता है तट के रेखा के समीप, काफी ज्यादा आप देखिएगा बड़ा लेयर उठकर आ जाता है, वो आपको महासागर में अगर भूकंप आता है, पहले टेक्टोनिक होता है तब पर भी आता है। इसका आंसर तो हो जाना डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। ध्वनि के वायु में वेग का अनुमानता होता है, ध्वनि में जो वायु का वेग होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है, लगाइए। ध्वनि में वायु का वेग क्या होता है? सोनी प्रिय सर जी, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए ना। अब धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो लोग बोलता है कि सर जी कितना मगरमच्छ जैसन एकदम लग रहा है कि कछुआ जैसन धीरे धीरे चल रहे हैं। आप जब धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो ये, अब जब धीरे धीरे पढ़ा रहे थे तो बोले सर जी धीरे धीरे पढ़ाइए ना। बताओ, चलो ठीक है, स्लो हो जाते हैं थोड़ा सा, चलो आगे चलते हैं। ध्वनि वायु में कितना वेग होता है भैया? 330 या 332, यहाँ पर लिख लेना, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और वही अगर पूछे कि प्रकाश का चाल क्या होता है, आपको लाइट ऑफ स्पीड अगर पूछे कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर में होता है प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं आपको पूछे कि मीटर में, तो 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड होता है, ठीक। अगर मीटर में पूछे तो, यानी प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 56। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है भैया? सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो सूरज में नाभिकीय संलयन द्वारा एक ऊर्जा निकलता है जिसे सौर ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 57। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? अब इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होता है, ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो यूरेनियम सबसे भारी हो जाएगी। सबसे अधिक भारी तो यूरेनियम अब चारों ऑप्शन में हो जाएगी ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? मैंने अभी बताया तुम लोगों को कुछ देर पहले कि परमाणु जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होता है। तो ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है परमाणु नाभिक के अवयव को। क्वेश्चन नंबर 59। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? हमारे वायुमंडल, कहने का मतलब कि हमारे वायुमंडल की जो वायु है उसमें कौन सी अक्रिय गैस या नोबल गैस नहीं होती है जो वायुमंडल के बाहर पाई जाती है? इसका नाम है रेडोन। रेडोन गैस नहीं। सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक। अगर हम बात करें जो आपका अक्रिय गैस का, वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक 78% आपको नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% जो होता है CO2 पाया जाता है। क्वेश्चन 96 60 देख लो। 60 0.93% आपको आर्गन पाया जाता है, लगभग 1%। निम्न में से कौन सी धातु हो जाएगा यहाँ पर अर्धचालक के रूप में टंजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? धातु यहाँ पर हो जाएगा अर्ध अर्ध अर्धचालक होता है, ये अर्धचालक होता है, टंजिस्टर में आपको प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का किया जाता है। आपको सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा आपको भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, बीसीसी बात है, सभी लोग जानते हो कि सबसे अधिक जो ऊर्जा का भंडार है ये सूरज यानी सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 62। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितना समय में? सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है, यह बताना है। तो सूरज के प्रकाश देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब चलना होता है। सूरज का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड पॉइंट 6 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड आपको लगता है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 8 मिनट लगभग लगता है, यानी 8 मिनट 16 8.16 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 8.16 मिनट आपको लगता है, ये लगभग इसके आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 63। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण। शनि जो ग्रह है इसके चारों तरफ छलना पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है पूरे ग्रह में, और सबसे अधिक जो घनत्व है पूरे ग्रह में पृथ्वी का है। 64 देख लो। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ने के लिए यूएसएसआर का सहायता लिया गया था, और 19 अप्रैल 1975 को सबसे पहले आपको देखोगे ये छोड़ा गया था। स्पुतनिक फर्स्ट जो हो जाएगा सबसे पहला उपग्रह हो जाएगा पूरे विश्व का, जो कि रसिया का था, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट सबसे पहले छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है, सूरज पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? मैंने कुछ देर पहले बताया कि हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं काफी ताप और दाब पर हीलियम के नाभिक में बदलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऊर्जा विमुक्त होता है, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 66 देख लो। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर पता है तुमको, आज हमने बाइस्कोप देखा है। बाइस्कोप जानते हो, उसका वीडियो छोटे को मैं डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन आपको रीड आवेशित होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन लोग बोलता है कि अगर नाभिक में सिर्फ जो है, मान लो नाभिक में जो होता है, ये प्रोटॉन हुआ, ये न्यूट्रॉन हुआ, ठीक। तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लो 10 प्रोटॉन है तो नाभिक तो फट जाना चाहिए। आइए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है तो लिखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम जो ओवरऑल पॉजिटिव का करता है वो मेसोन करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है किया है, तो फिर इसके बीच में आपको जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव आपको बंद अपना जो बना लेता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आगे देखते हैं यहां पर कि एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो चांद की सतह से पृथ्वी पर लाए, भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, यानी कि इसका भार बदल जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाओगे तो उसका जो हो जाता है भार 1/6 हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जी का वैल्यू ही 1/6 हो जाता है, ठीक। बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम कहां होगा, जो कि सूरज से सबसे दूर होगा। सूरज से सबसे दूर आप देखोगे को होता है क्या, वरुण होता है ना। लेकिन यहां पर ऑप्शन देखना है आपको, गुरु मतलब बृहस्पति मंगल, नेपच्यून पर हो जाएगा भैया। वर्ष दिघर्तम कहां होगा, नेपच्यून पर होगा, यानी सबसे अधिक जो आपको परिकार का कर्म में। अगर यहीं पर प्लूटो देता तो प्लूटो आप लगा लेते, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। अगर अगर ग्रह नहीं देता और सिर्फ ऑप्शन दे देता प्लूटो, तो प्लूटो में आपको 248 साल लग जाता है एक बार परिक्रमा करने में, तो वर्ष दीर्घतम हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, चंद्रमा के प्रकाश का धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है भैया। तो चंद्रमा की दूरी कितना है लगभग, जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग 3,85,000 किलोमीटर के करीब है ना। 84 पॉइंट कुछ है, लेकिन 3,85,000 कर सकते हो। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो 1.3 सेकेंड में क्या हो जाता है, ये छू देता है। 1.3 सेकेंड में क्या हो जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। और चंद्रमा का खुद का प्रकाश थोड़े ना है, वो तो सूरज के प्रकाश लेता है ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से फिलामेंट कौन सी धातु होती है। फिलामेंट जो होती है बल्ब का फिल्म, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज किया था, और फिलामेंट जो होती है टंगस्टन होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक चांदी होता है। क्वेश्चन 70, इनसेट 2-1 कब छोड़ा गया। इनसेट 2-1 जो 2A माफ करना, इनसेट 2A जो छोड़ा गया था, ठीक, ये किसके द्वारा कब छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 71 देखो, परमाणु बम का सिद्धांत क्या है। परमाणु बम जो होता है, यानी कि जैसे परमाणु बम का, ठीक, ओपेनहाइमर फिल्म अभी आया है, एक ओपेनहाइमर फिल्म कर कर आया है, अगर तुम लोगों को समय मिले तो जरूर देखना। उसमें बताया गया है कि परमाणु बम क्यों विकसित किया गया और किस तरीके से विकसित किया गया, और ओपेनहाइमर पर कैसा केस चलाया गया, ठीक। सर हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, कहाँ इनवाइट करेंगे, अरे कोई इनवाइट नहीं कर रहा है जी। इस साल ऐसे ही निकल गया, इस साल जो है ऐसे ही निकल गया। एक शादी में खाली गए, और वो भी गए तो बढ़िया से एकदम, मतलब जाड़ा के दिन था, तो फिर मतलब 64 वाला एडमिट कार्ड कब आएगा, आएगा बहुत ही जल्दी। 9 बजे तक खत्म कर दिए, चलो ठीक है, 9 बजे तक खत्म करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम में आपको देखोगे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिक इसका क्या किया जाता है, बड़ा नाभिक को विखंडित किया जाता है छोटे छोटे नाभिक में, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। 72 देख लो, चलो 72 देखते हैं। बिजली की खपत बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो बिजली की खपत हम करते हैं तो उसका बिल किस पर आता है, यूनिट के, पर यूनिट के दर पर आता है। पर यूनिट कितना आपने बिजली उड़ाया, यानी कि जो आपको आता है, ये वोल्टेज नहीं, लोहा लोहा नहीं, कहां से लोहा इसमें आ गया, एम्पियर नहीं, वाट के दर से आता है। बिजली का बिल कितना वाट, यानी 1,000 वाट को अगर उड़ाइएगा तो 1 यूनिट होता है, तो वाट के दर पर आता है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए होगा, यानी कि वाट के आपको हिसाब से बिजली का बिल आता है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन पैदा होगा। सबसे अधिक जलन पैदा होगा, कभी कभी क्या होता था ना कि दूध जब दूध ऐसे तोपा हुआ था, दूध का पतली जब हटाने जाते थे, तो दूध से हाथ नहीं जड़ता था, दूध के भफवा से हाथ जड़ जाता था। तुम तो देखोगे, या अधन चढ़ाया जाता था चावल डालने के लिए, जब जाते होगे कहे कि सिंगल लाइफ तो जिए ही होगे, अगर नहीं जियो तो कोई बात नहीं, जी लेना बाद में, जब मेहरानू आएगी तो कहेगी खाना बना दो। आप बीमार रहेंगी, कहेगी कि हम बीमार हो गए, हम खाना बना दो, ना बनाओगे तो हम नैहर भाग जाएंगे अपन। तो गरीब बेचारे तुम लोग को बनाना ही पड़ेगा, उस समय तुमको पता चलेगा कि भाप में जो होता है गुप्त उष्मा होता है, और उससे सबसे अधिक हाथ जलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वातावरण के अंतर क्षैतिज
वातावरण के अंदर अगर क्षैतिज उष्मा का अंतरण होता है, क्षैतिज, तो उसे कहा जाता है अभिवहन, रिडक्शन कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक होता है, निम्नलिखित में से कौन से उष्मा का कुचालक होता है, बताइए। आह, हम्म चलो यहाँ पर अब नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक ना, वो सब में आप लोग करना है एनरोल, तो करना आप छोड़ दो, ठीक ना। निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक है, उष्मा का कुचालक कौन होगा? लकड़ी भाई, लकड़ी उष्मा का कुचालक हो जाएगा, ओबीसी सी बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उष्मा स्थानांतरण की विधि है? उष्मा स्थानांतरण की विधि इसमें से कौन सा है? उष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें कौन सी विधि द्वारा? तो संवहन द्वारा। संवहन कहाँ कहाँ होता है? तो द्रव और गैस में होता है। चालन किस में होता है? ठोस में होता है। और किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे विकिरण की जरूरत, विकिरण जो होता है उसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। चलो इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखो, केल्विन माप है, केल्विन, तो केल्विन जो माप होता है ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है ताप का वो होता है केल्विन। और ये किसका माप होता है? आपको तापमान का, तापमान का आपका ऐसा यूनिट जो होता है आपको केल्विन होता है। और ऐसा यूनिट 1971 में अपना लिया गया था अलग अलग मुल्कों द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, जब किसी तालाब को शांत जल के पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल पृष्ठ पर उठने लगते हैं। कभी कभी क्या होता था कि गर्मी के दिन में हम लोग जब जब अपने दोस्त उसके साथ जाते थे घूमने फिरने, थोड़ा हल्का फुल्का होने के लिए भी, घूमने फिरने के लिए, क्रिकेट उर्केट खेल उलकर जब आदमी जाता था, फुटबॉल खेलकर कहता था चलो शाम हो गया आप चलते उधर घूमेंगे बैठेंगे हल्का फुल्का होंगे, तो उसमें नहर होता था, तालाब होता था, तो बैठ कर चुपचाप उसमें ईटा मारते रहते थे, मनसाइन की चलो ईटा मारते हैं, ईटा मारते हैं। तो ईटा मारते रहते थे तो उसमें एक तरंग उत्पन्न होता है, ईटा मारोगे तो ऐसे ऐसे करके तरंग उत्पन्न होगा, ठीक ना। ये जो तरंग उत्पन्न होता है ये परपेंडिकुलर होता है, अपना देखोगे तो उत्पन्न परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत होता है, और जब लंबवत तरंग उत्पन्न होने लगता है उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, जो कि प्रकाश वाला तरंग होता है, ठीक। तो वहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। कितना लंबा ही लिख रहा है गुरु जी, टेलीग्राम पर जो क्यूज होता है उसमें हम नहीं आ पाते हैं, जल्दी लगाते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगाते हैं बट सही करते हैं, कोई बात नहीं। चलो ऋतिक, अब क्यूज सबके लिए समान होता है बबुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए अलग होगा सबके लिए अलग होगा, सबके लिए समान। चलो 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? इसमें से बताना है कि किसमें निम्न आवृत्ति होती है, चलो बताओ। किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है यह बताना है, चलो आगे बताओ। हुबली है, हुबली है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है, गोरखपुर रिप्लेस हो चुका है। बेंगलोर का आपको जो हुबली हो जाएगा है, वो हो जाएगा सबसे लंबा। चलो 79 लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। कर्नाटक वाला, इसमें क्या हो जाएगा? गामा किरण, गामा किरण की आवृत्ति क्या होती है सबसे? आपको क्या होती है? न्यूनतम होती है, रेडियो के सबसे अधिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है? इसमें से कौन सा प्रकाश हो जाएगा कांच में निम्नतम गति से संचार करेगा? बैगनी प्रकाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, रडार का आविष्कार कौन है? रडार, देखो रडार होता है, इसका आविष्कारक में ध्यान से आपको नाम पढ़ना पड़ता है। तो अगर रडार के आविष्कारक में नाम दिया है, देखो ए एच टेलर और ली सी योंग, ये दोनों मिलकर रडार का आविष्कार किए थे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है कि दे का रहा है, ऊपर भी क्वेश्चन मैंने कराया वो भी सही है। आए देखो क्वेश्चन नंबर 82, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है इसमें आपको मैग्नेटिक यानी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है एमआरआई का। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी के पर वायुमंडल अगर नहीं रहता तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परिकीर्णन ही नहीं हो पाता, तो आकाश कैसा दिखाई देता? नीला नहीं, काला दिखाई देता। काला इस ऑप्शन में नहीं है, आगे देखते हैं काला है कि नहीं। काला दिखाई देता, काला देखते, नीला नहीं दिखाई देगा। नीला तो अभी दिखाई देता है क्योंकि आपको परिकीर्णन होता है ना। यहाँ पर देखते हैं ये कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 84, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना यानी मृग मरीचिका बने, या हीरे का चमकना हुआ, या आपको ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत हुआ, या आपको परखनली को पानी में डालोगे तो चमके लगेगा, शीशा का टूटा हुआ भाग चमकने लगता है, पानी जब बुलबुला में स्वतः उत्पन्न होता है तो चमकने लगता है। ये सभी जो प्रक्रिया होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है? जो कि तुम्हारे पेट के अंदर व्याधि को पता लगाता है, वो होता है आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश
प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर, यानी ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के काम पर करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 86, हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत जब बनाने जाते हो, दाढ़ी उड़ी जब बनवाने जाते हो, तो देखते हो बढ़िया से दर्पण चौचक लगाया रहता है। नाई जी आते हैं, ऐसे छीलते हैं दाढ़ी, ऐसे हाथ पर ऐसे घसते हैं और पूरा एकदम बढ़िया से एकदम हीरो जैसा लगते हो। काहे को ओकरा में थोड़ा थोबड़ा तुम्हारा बड़ा दिखाई देगा, इतनी को थोबड़ा को थोड़ा बड़ा दिखाई दे देता है। एकदम चौचक चारों तरफ से आईना लगाया रहता है, तुम एकदम, हमको समझ में ना आता है। हर हम जगह है जहाँ पर बार बार जो रहते हैं बनवाने के लिए, लगता है कि हम लोग एकदम हीरो है। लेकिन जैसे ही एकदम मोछ दाढ़ी उड़ी बनवा कर जब बाहर निकलते हैं तो लगता है कि ये देखो बानर जैसा मुंह लेकर निकल रहा है। ठीक, हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, देखो मोटर में हेडलाइट में कौन सा दर्पण, हेडलाइट यानी सामने की लाइट में, सामने की लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये बताना आपको, जो मोटर कार होता है उसमें। 10 बजने में 2 मिनट का बाकी है बाबू अभी। हेडलाइट में आपको वही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवतल दर्पण का। आगे चलते हैं क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? ध्वनि जो प्रदूषण करता है उसको इकाई को मापा जाता है डेसिबल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्वनि के मात्रक आपको जो प्रदूषण डेसिबल। प्रस्रव तरंगे, प्रस्रव तरंगे देखो 3 प्रकार की तरंगे होती है, 3 प्रकार के। देखो ये भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन पहले ऐसा नहीं है कि ना कराया हूं क्वेश्चन, ठीक ना। प्रस्रव तरंगे जो होती है ये क्या होती है? आपको स्रव तरंगे से ऊपर का इसका आपको फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि जो 20,000, ये देखो देखो एकदम सेम टू सेम। देखो मैंने बोला ना कि सेम टू सेम, उसमें भी के वाला ऑप्शन दिया हुआ था। और ये सभी टेस्ट तुम्हारा बहुत पहले से बनाया हुआ कराया हुआ भी है, अगर कहोगे तो मैं निकाल कर दिखा दूंगा। एक साइज कांस्टेबल वाला जब मैं करा रहा था उसमें जाकर तुम लोग देखना। ये क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, यानी 20 के हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? प्रस्रव तरंग होती है। के मतलब 1000 होता है। ओबीसी सी बात है, हम लोग जो सुनते हैं वो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इसके बीच में हम ध्वनि सुनते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे वाला जो ध्वनि होता है उसे अश्रव ध्वनि कहा जाता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, देख लो, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो ध्वनि के इसमें से कौन सा गुण प्रभावित होता है ये बताना है। लगाइए, जल्दीबाजी में मत लगाइए। हाँ, तो क्या होता है? प्रभावित तरंगधर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तरंगधर बढ़ जाएगा, जैसे ही घटेगा घट जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति का कौन सा संरक्षण नियम लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण? तो संवेग संरक्षण के नियम, यानी इस पर क्या होता है? संवेग संरक्षण के नियम रॉकेट की गति पर लागू होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, और न्यूटन के थर्ड लॉ लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, न्यूटन के गति के पहले नियम परिभाषा देता है। न्यूटन के गति के नियम परिभाषा किसका देता है भैया? तो ये देता है जड़त्व का। जड़त्व का मतलब कि ये देता है बल का परिभाषा, यानी कि बल की परिभाषा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग कहो तो निकाल कर दिखा दूं, दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार का। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? जड़त्व, यानी बल का परिभाषा आपको देता है, परिभाषा। और बल का व्यंजक कौन देता है? ए बराबर, तो एम ए, यही क्वेश्चन असल में आया था, ए बराबर एम ए वाला। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन द्वारा दिया जाता है। ठीक, व्यंजक। क्वेश्चन 93, दूध से मलाई को अलग करने का कारण क्या होता है? दूध से मलाई को अलग करोगे तो कौन सा विधि होगा? तो दूध से हम लोग मलाई अलग करेंगे तो दूध को मथते हैं, और मथने के लिए मथनी चाहिए होता है, तो मक्खन बाहर की तरफ फेंकाता है। जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालोगे तो मैल बाहर की तरफ फेंकाएगा। ये जो होता है ये कौन होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि बाहर की तरफ जो सुडो फोर्स लगता है। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन उस पर दो फोर्स लगता है, एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक सेंटर के बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यानी कि जो अब केंद्रीय बल होता है ये सेंटर के बाहर लगता है, इसे छदम बल कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, देखो, अपमार्जक या सर्फ डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम अपमार्जक या सर्फ मिलाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। चलो बताओ। क्या लगा रहे हो भैया तुम लोग? एक बार वीडियो लाइक कर दो। इतना लोग लाइव हो लेकिन लाइक नहीं करते, मतलब काहे दुश्मनी है का? गुरुजी देखिए ना, स्नेहा मैडम आपके लिए गाना गा रही है, वो गाना है मेरे दिल में रोज आना। मेरे दिल में रोज आना मतलब इतना फुर्सत में आदमी बैठा लगा कि अलग अलग लोगों के दिल में बैठे है। मेरे दिल में रोज आना, तुम्हारे दिल में रोज आना। हमारे उतना फुर्सत बेरोजगार नहीं है कि मेरे दिल में रोज आना, ये सब बेरोजगार का काम है। तुम्हारा दिल कितनी को होगा? इतनी को होगा। हम इतना बड़ा है, घुसेंगे ओकरा में फट जाएगा, तुम्हारा दिल काम खत्म हो जाएगा, निपट जाओगे। ठीक,
चलो यहाँ पर अपमार्जक या सर्फ डिटर्जेंट मिलाने पर क्या हो जाता है, घटेगा। पृष्ठीय तनाव घटेगा तभी तो महिला घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी इस जस्ट लाइक इसी की तरह हम लोग पृष्ठीय तनाव घट जाता है जैसे ही मच्छर को मारना है तुम पानी में केरोसिन तेल डाल दो, ठीक। आगे देखो, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था, नियम को परिभाषित किसने किया था गुरुत्वाकर्षण के, भैया ओबीसी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी किसने दिया था, न्यूटन भैया ने। इसके आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन साहब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, यदि पेंडुलम दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का अर्थकाल क्या होगा। पेंडुलम क्या होता है, वही पेंडुलम घड़िया जो होता है, पेंडुलम ऐसे 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 करते रहता है, तो क्या होगा भाई, तो टी बराबर क्या होता है, फिर से मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 पाई होता है, रूट में एल बाई जी होता है। तो ये जी जो हो जाएगा चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो घटेगा ना जी, जी जब घटेगा तो ओबीसी टी टी बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा यहाँ पर टाइम पीरियड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 97, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहां अधिकतम होती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, यानी जी की तीव्रता पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब जी का भल रहा है। जी जो होता है, छोटका जी का पूछ रहा है, वो जो होता है आपको दोनों ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। तो विषुवत रेखा के ध्रुव को जाओगे तो बढ़ता है, ठीक ना, और आपको एकदम सेंटर पर जीरो हो जाता है पृथ्वी का। इसके आंसर क्या लगाओगे, यहाँ पर आपको ध्रुव पर होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अधिक। अब विषुवत रेखा पर कम। क्वेश्चन नंबर 98, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। लिफ्ट में बस आपको जो होता है भार कम होने लगता है कब, जब लिफ्ट समान त्वरित गति से नीचे आता है। कभी लिफ्ट में चढ़े होगे तो जान रहे होगे, ठीक। स्पीड इंक्रीज, बाबू स्पीड इंक्रीज, बाबू जोन बाड़ा ना, केकर बाबू हो बतावा, चमन चौधरी के। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब टॉलरेंस के साथ लिफ्ट आपको नीचे की तरफ जा रही होगी। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। आगे देखो 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी संरक्षित ऊर्जा होती है भैया, तो घड़ी वाला जो होता है, घड़ी में होता ही स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाबी जब देते हो तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा स्टोर करते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। 100 देखो निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि इसमें से है कौन, बल हो जाएगा, वेग विस्थापन कार्य नहीं होगा, ये जो होगा अदिश राशि हो जाएगा। चलो काम टाइम टाइपिस्ट हुआ तुम लोगों का। एक बार वीडियो लाइक कर दो क्योंकि काफी स्पीड में चले, 4 मिनट अधिक समय लिए, 10 बजे तक तुम लोगों ने बोला था खत्म करने के लिए, 10:04 पर मैंने खत्म कर दिया। सो प्लीज अपना स्कोर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एक बार। और बीच बीच में मैं आपको टेस्ट लेते रहूंगा, कल पॉलिटी का एक टेस्ट मैं ले लूंगा, क्योंकि देखो सोमवार से शुक्रवार तुम्हारा फुल मॉक टेस्ट चलता है यहाँ संस्थान पर। उसके बाद 2 दिन तो तुम लोग बैठोगे नहीं, ऐसे रोजगार की तरह मुंह उठाकर घूमोगे नहीं। इसलिए 2 दिन क्या करेंगे, हम सेक्शनल टेस्ट दे देंगे उन लोगों को भी, और तुम लोगों को भी अपना लगा लेना, ठीक। तो 80, 99 सर जी राइट है, क्या बात है सर। संडे को बायोलॉजी का नहीं, कल पॉलिटी का टेस्ट ले लेते हैं, बायोलॉजी का भी टेस्ट लेंगे एग्जाम से पहले। 30 सेट में आपको सेक्शनल करा दूंगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। चलो चलो फिर मिलते हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ऊपर से गिरा बम सन 2023 खत्म, नीचे से निकला आलू सन 2024 चालू, आओ चलते हैं पीने बियर, हैप्पी न्यू ईयर अनुज कुशवाहा। अरे बाप रे, मार लाठी ले मरियन बाबूजी ना, तो हो जी बड्डी ईयर, ठीक। चलो आगे चलते बड़े, ठीक बात। तो लोग ख्याल रखिएगा, अपन मिलत रहेंगे फिर से कल के टेस्ट में, और सबको कल मैं हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल बधाई दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने अड़ोस पड़ोस सबका ध्यान रखना, चंपा चमेली का ध्यान रखना, ठीक। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण, हरे राम, बाय बाय।